अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मलून खातून सुल्तान अलाउद्दीन के पास आ गई थी और उसे कहती है कि सुल्तान अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने सरदार उस्मान साहब से मिलना चाहती हूँ। दोस्तों कुल्लू उस्मान सीजन 4 एपिसोड 85 में हम देखेंगे कि इस्मियान सुल्ताना फौरन ही बोल पड़ती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और फिर वो सुल्तान को भी कहती हैं कि सुल्तान हजरत मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना, आप भी जानते हैं कि सुल्तान उस्मान कितना खतरनाक है। इस पर सुल्तान कहता है कि मेरी वालिदा भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मलून खातून आप मुकदमे से पहले उस्मान साहब को नहीं देख सकती। इस पर वालिदा सुल्ताना कहती है कि मलून खातून आपने मेरे सुल्तान की बात सुन ली है ना, आप ये शुक्र मनाएं कि मेरे सुल्तान की रहमत है कि आप भी अभी जिंदान में नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सबने मिलकर काम किया है और हमारे खिलाफ बगावत की है और आप भी मासूम नहीं है मालूम खातून, लेकिन आप अपने बच्चों की वजह से जिंदा हो। दूसरी तरफ हम उस्मान साहब को जिंदान में देखेंगे। उस्मान साहब बाला खातून को कहते हैं कि तुमने सारा वक्त मेरे साथ गुजारा है बाला खातून और अब तुम जिंदान में हो और तुम मेरे साथ ही हो। इस पर बाला खातून थोड़ा मुस्कुराती हैं और फिर कहती हैं कि मेरे साथ एक सरदार है, मुझे पता है कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं जिंदान में भी अकेली नहीं हूँ सरदार। अगर मुझे दोबारा भी जीना पड़ा तो मैं इसीलिए जिंदगी का इंतखाब करूंगी। उस्मान साहब शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे बताओ बाला खातून, मैं तुम्हारे लिए पहले फूल लाया करता था, उस फूल का जामनी रंग हुआ करता था, क्या तुम्हें याद है उस फूल को क्या कहा जाता था? बिल्कुल ऐसा ही है, बाला खातून कहती है। उस्मान साहब आप मेरे लिए फूल लाया करते थे, लेकिन अब आप तो रियासत के मामले में मशरूफ हो गए हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं ऐसा ही है बाला खातून, लेकिन वो फूल बहुत ही नायाब किस्म का था और जब भी फूल मुझे वापस मिलेगा मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे बताओ कि उस फूल का नाम क्या था? बाला खातून कहती है कि उस्मान साहब वो मोहब्बत का फूल था। उस्मान साहब इस पर मुस्कुराने लग जाते हैं और फिर बाला खातून कहती है कि उस्मान साहब ऐसा ही है, क्या आप मुझे वो दोबारा फूल लाकर दे सकते हैं? इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि बाला खातून जब हम इस जगह से फरार हो जाएंगे तो हम दोनों ही मिलकर उस फूल को ढूंढेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आख तैमूर को देखते हैं, उसको जिंदान में बांधा गया था। वो अपने सिपाहियों को कहता है कि सिपाहियों हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, हम किसी भी तरह उस्मान साहब को मुकदमे में जाने नहीं दे सकते। इस पर सिपाही कहता है कि हम सुबाशी हम कैसे करेंगे, हम तो यहाँ पर कैद में हैं। इतने में हम देखते हैं कि औख्तम साहब के सिपाही वहाँ पर खाना लेकर आ जाते हैं। एक सिपाही सल्जूकी सिपाहियों को कहता है कि सिपाहियों आप तो सुबह से यहाँ पर हो, और फिर कहता है कि हम खाना लेकर आए, दूसरे सिपाही आपकी मदद क्यों नहीं करते? पहले वो खाना सिपाही सल्जूकी सिपाहियों में बांट देता है, लेकिन उसके बाद सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक एक को मारकर वहीं पर बेहोश कर देते हैं। अलजिजिक खातून भी उनके साथ थी, वो जल्दी से आग तैमूर के जिंदान का दरवाजा खोल देती हैं। आग तैमूर पूछता है कि अलजिजिक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर अलजिजिक कहती है कि इससे पहले और सिपाही यहाँ पर आ जाएं, आग तैमूर तुम्हें यहाँ से चलना होगा। फिर एक सिपाही उनके हाथों की बेड़ियां खोल देता है। इस पर आग तैमूर कहता है हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमें अपने दूसरे सिपाहियों को भी छुड़वाना होगा। इस पर औख्तम साहब का सिपाही कहता है कि सिपा सालार अल्लाह के हुक्म से हम उनको भी छुड़वा लेंगे। फिर वो भी दूसरे सिपाहियों की तलवारें उठा लेते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम कादना कुजुनुस और ओलोफ को देखेंगे, वो भी चुपके से किले के अंदर दाखिल हो गए थे। उनके पास कुछ संदूक भी थे, उनमें उन्हें उस्मान साहब और बाला खातून को अगवा करके ले जाना था। उसके बाद हम बुरान, जरकुताय और बाकी सिपाहियों को देखते हैं, वो भी किले के अंदर आ चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता से जिंदान की तरफ ही बढ़ रहे थे। इतने में बुरान कहता है कि सिपाहियों मुझे मैदान साफ नहीं लग रहा, जो उम्मीद है कि हमें यहाँ पर भी लड़ना ही पड़ेगा। सिपाहियों आप सब लोग की एहतियात से काम लेंगे, हम यहाँ से अपने सरदार को लिए बगैर नहीं जाएंगे। सिपाहियों आप सब लोग की एहतियात से काम लेंगे, हम यहाँ से अपने सरदार को लिए बगैर नहीं जाएंगे। मैं इतने लोगों को सिपाहियों के आने की आवाज लगाती, तमाम सिपाही एक जगह जाके चुप जाते हैं। इस पर बुरान कहता है कि तुरान अल्प हमारे पास बहुत से सिपाही हैं, इन्हें आने दे, हम इनका सामना कर सकते हैं। इस पर जरकुताई कहता है बिल्कुल ऐसा ही है तुरान, हम इनका सामना कर सकते हैं, अगर हम इनसे लड़ेंगे तो सिपाही सारे किले के यहाँ पर आ जाएंगे। अपने जोश को बात के लिए संभाल कर रखो, उस वक्त जब हम उस्मान साहब को छुड़वा लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जब सल्जूकी सिपाही वहाँ पर आते हैं तो सिपाही एक एक करके बड़ी खामोशी से कम आवाज किए हुए तमाम सिपाहियों को ठिकाने लगा लेते हैं। फिर बुरान कहता है कि हम इनको यहीं पर छोड़ नहीं सकते। उसके बाद वो तमाम इन सिपाहियों को छुपा देते हैं। दूसरी तरफ हम उस्मान साहब को देखेंगे। बाला खातून कहती है कि उस्मान साहब आपको लगता है हम यहाँ से निकल जाएंगे? उस्मान साहब कहते हैं कि बाला खातून हम जरूर यहाँ से निकलेंगे, हम पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। बाला इस वक्त हम कैदी हैं बाला खातून, लेकिन फिक्र मत करो, हम जल्दी आजाद हो जाएंगे। इस पर बाला खातून कहती है कि उस्मान साहब सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा, हम मुकाबला करेंगे, फतह का हमेशा ही एक तोहफा मिलता है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि बाला खातून तुम्हारे लिए एक फूल काफी नहीं था कि तुम्हें अब तोहफा भी चाहिए? इस पर बाला खातून कहती है ठीक है उस्मान साहब, ऐसा लग रहा है कि आप हार जाओगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि बाला खातून बच्चे बड़े
ہو رہے ہیں اور ہماری طاقت بھی کم ہو رہی ہے، ہم بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، اس لیے تمہیں اپنی طاقت پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بالا خاتون کہتی ہے کہ عثمان صاحب میری بری طاقت بھی آپ سے بہتر ہوگی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اچھا تو بالا خاتون تم ایسا سمجھتی ہو؟ بالا خاتون کہتی ہیں کہ عثمان صاحب آپ فکر نہ کریں، میں اپنا تحفہ لینے جا رہی ہوں۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانتا قزونوس اولوف اور دوسرے سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب کے پاس آ جاتا ہے۔ عثمان صاحب انہیں دیکھ کر حیران تھے اور کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کانتا قزونوس؟ اس پر کانتا قزونوس کہتا ہے کہ عثمان صاحب مجھے آپ پہ بالکل افسوس ہے، کیونکہ آپ کو آج ایک ہی تحفہ ملنے والا ہے اور وہ موت کا تحفہ ہے۔ اس کے بعد ہم بران، جرکوتائی اور دوسرے سپاہیوں کو دیکھیں گے، وہ بھی زندان کی طرف ہی بڑھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتے تو انہیں اور آنے کی آوازیں آ جاتی ہیں۔ بران کہتا ہے جرکوتائی اب بہت ہو گیا، اب میں اپنے بھائیوں سے اور نہیں لڑ سکتا۔ اس پر جرکوتائی کہتا ہے کہ بران بھائی اب لڑنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی لڑنے کے لیے تلواریں نکال لیتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ آگے آخ تیمور، الججک اور باقی سپاہی آ رہے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر بران پوچھتا ہے کہ آخ تیمور صاحب، عثمان صاحب کہاں پر ہیں؟ الججک عثمان صاحب والی زندان کا راستہ بتاتی ہے۔ بران کہتا ہے ہمیں جلدی جلدی سے عثمان صاحب کے پاس جانا ہوگا، اور وہ سب سپاہی وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ جانے سے پہلے آخ تیمور الججک کو کہتا ہے کہ الججک تم اب یہیں پر انتظار کرو گی ہمیں ہمارے اور سپاہی مل گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم کانتا قزونوس کو دیکھیں گے، وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ بالا خاتون کو پکڑ کر یہاں سے لے جاؤ، لیکن عثمان صاحب اس پر بہت ہی غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کانتا قزونوس تمہارا معاملہ مجھ سے ہے۔ اس پر کانتا قزونوس کہتا ہے کہ عثمان صاحب پرسکون ہو جاؤ، تمہاری خاتون تو تمہارے لیے صرف ایک زنجیر ہے۔ زندان کے بعد نکالنے کے بعد کانتا قزونوس بالا خاتون کے گردن پر چاقو رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب بہت ہی غصہ کر رہے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کانتا قزونوس میں تمہیں مار دوں گا، تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، بالا سے نہیں، یہاں آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس کے بعد کانتا قزونوس کہتا ہے کہ عثمان صاحب اب آپ کو تھوڑا تمیز سے پیش آنا چاہیے، بس تھوڑا خاموشی کرو، ہم سب مل کے یہاں سے چلے جائیں گے، اگر تم خاموش نہ رہے تو بالا خاتون کو کھو دو گے۔ عثمان صاحب کی زندان کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے اور سپاہی عثمان صاحب کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کانتا قزونوس کہتا ہے کہ کانتا قزونوس تمہارا وقت بھی آنے والا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا۔ عثمان صاحب بالا خاتون کہتے ہیں بالا خاتون تو فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر ہی وہ پھول ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولوف بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور پھر کانتا قزونوس کو کہتا ہے کانتا قزونوس راستہ بالکل صاف ہے، اب ہم جا سکتے ہیں۔ کانتا قزونوس تم نے آخرکار اس بھیڑیے کو پکڑ ہی لیا ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اولوف تم بالکل فکر مت کرو، یہ بھیڑیا تمہارا بہت جلدی گوشت کھا لے گا۔ اولوف کہتا ہے کہ عثمان ایسا وقت بالکل نہیں آئے گا، یقیناً یہ آج تمہارا آخری دن ہوگا عثمان۔ وہ سوچیں گے تم نے عثمان کے سپاہی سلطان کے آدمیوں کو مار دیا ہے اور تم یہاں سے بھاگ گئے ہو، تمہارا نام غدار کی تاریخ میں دور میں لکھا جائے گا۔ پھر اولوف عثمان صاحب کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے، پھر ایک سپاہی بالا خاتون کے سر پر مارتا ہے اور بالا خاتون بھی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر کانتا قزونوس سپاہیوں کو کہتا ہے کہ سپاہیوں جلدی سے ان دونوں کو ڈبوں کے اندر بند کر دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کانتا قزونوس اور اولوف عثمان صاحب اور باقی لوگوں کو لے کر ان ڈبوں میں بھر کر لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جرکوتائی، بران اور باقی سپاہی جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اور بالا خاتون تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں۔ جرکوتائی کہتا ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے بھائی۔ بران آئیکوس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پل کا یقین تھا کہ عثمان صاحب کو یہاں پر ہی قید کیا تھا؟ آئیکوس بھی کہتا ہے کہ عثمان صاحب بھی بالکل یہیں پر تھے بھائی۔ کے بعد انہیں کچھ سپاہیوں کے آنے کی آواز آتی ہے، وہ سب سپاہی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی اور نہیں الججک اور اس کے سپاہی ہی تھے۔ تم انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ الججک تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس پر الججک کہتی ہے کچھ سپاہی آپ کے پیچھے آ رہے تھے، اس لیے ہم نے انہیں روک دیا ہے۔ بران بھی کہتا ہے کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اس پر جرکوتائی کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے سردار کو کیسے ڈھونڈیں گے، سب لوگ بہت ہی پریشان تھے کہ ان حالتوں میں ہم کیا کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں یعنی شہر میں دکھایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ خاتون ایک دروازے سے سپاہیوں کے ساتھ ماٹھا کے گودام میں آ جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ سپاہیوں عوام کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک نشان نہیں مل جاتا۔ جاؤ ایک ایک گودام کے چپے چپے کو چھان مارو۔ تو وہاں پر سپاہی تلاشی لینے لگ جاتے ہیں۔ وہاں پر الگن خاتون کو ایک صندوق نظر آتا ہے جس میں سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ الگن قمر الابدال کو بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ قمر الابدال یہاں پر آئیں، اس ڈبے کو کھولیں، اس ڈبے میں سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ اس ڈبے کو جب خنجر کی مدد سے کھولا جاتا ہے تو اس میں بہت بدبو آ رہی تھی اور اس میں وہی کیڑے موجود تھے جو ماٹھا نے
कोनूर के जिस्म पर छोड़े थे। कमरुल अब्दाल कहता है कि इसे छूना मत और आप लोग सब पीछे पीछे हो जाओ। कमरुल अब्दाल उस डब्बे के अंदर देख कर कहता है कि इस डब्बे में तो जहर है। इस पर आयशा खातून कहती है अब तो वाज़े हो चुका है, इन सब के पीछे माठा का हाथ था। इस पर आयशा खातून कहती है अगर उनके पास जहर है तो उनके पास जहर का तौर भी होगा। अलगन खातून कहती है वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं आयशा खातून। आयशा खातून कहती है कि अलगन खातून तुम्हें कैसा लगता है, इसमियान सुल्ताना खुद ही इस दवाई का इलाज लोगों को देगी और वो लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहती है। इस पर अलगन खातून कहती है अगर ऐसी बात है तो हम उनसे पहले इस बीमारी का इलाज बना लेंगे। इस पर आयशा खातून कमरुल अब्दाल से पूछती है कि कमरुल अब्दाल हमें बताएं कि आप इसका इलाज बना सकते हैं सही से। कमरुल अब्दाल कहता है जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर हम वैसा ही सोच रहा हूँ तो अगर वैसा ही हुआ तो हमें इसका इलाज मिल चुका है। इसके बाद हम इसमिहान सुल्ताना को देखेंगे जो बुरहान और बरजुगर कुताई और उनके बाकी सिपाहियों को जाने के बाद उसी जिंदान के पास आ जाती है और उसके साथ ओख्तम साहब और बेंगी खातून भी मौजूद थे। महेंद्र जल्दी से अंदर जिंदान के अंदर देखता है हैरानी से वालदा सुल्ताना से कहता है कि वो तो भाग चुके हैं, ये सब कैसे हो गया वालदा सुल्ताना, वो इतने सारे सिपाहियों के दरमियान से कैसे भाग सकते हैं। लेकिन वालदा सुल्ताना बहुत ही पुरसुकून खड़ी हुई थी। इस पर ओख्तम साहब भी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उस्मान यहाँ से भाग जाएगा। इस पर वालदा सुल्ताना दोनों को खामोश करवाती है। तो इस पर बेंगी खातून कहती है कि वालदा सुल्ताना अब हम क्या करेंगे, उस्मान यहाँ से तो भाग गया है लेकिन वो बहुत जल्द किले से भी निकल जाएगा, जल्दी करें हम उन्हें फरार नहीं होने देंगे। इस पर इसमियान सुल्ताना कहती है कि उस्मान फरार नहीं हुआ बल्कि उसे अगवा किया गया है और कांता को जुनूस ने उन्हें अगवा किया है। लेकिन आप ये लोग जान लें कि ये बात सिर्फ हम ही जानते हैं, लेकिन सुल्तान और बाकी तमाम सिपाही ये सोचेंगे कि उस्मान और बाला खातून भाग चुके हैं। और मैं तुम्हें दोबारा ये बात बता रही हूँ कि इस बात का बिल्कुल भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। कल फजर के वक्त हम सब लोगों को ये बताएंगे उस्मान और बाला यहाँ से भाग चुके हैं। उसके बाद हम सोगौत में देखेंगे जहाँ पर अलाउद्दीन अपने नाना शेख अदब अली से पूछता है कि मेरे शेख क्या उन्होंने आपको जिंदान में अजियत दी थी, क्या वो मेरी माँ को भी तकलीफ पहुँचा रहे हैं। मेरे शेख इस पर शेख अदब अली कहते हैं कि बिल्कुल मेरे बेटे, लेकिन ये जान तकलीफ से गुजरने के लिए ही बनी है, लेकिन इस अजियत से तुम तरक्की हासिल कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मालूम खातून आख तैमूर भी वहीं पर आ जाते हैं। अलाउद्दीन भी उनसे पूछता है कि मेरे बाबा और मेरी अम्मा साथ क्यों नहीं आए। इस पर मालूम खातून कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आए बेटा, मुझे लेकिन लगता है कि इसमियान सुल्ताना ने कुछ अलग किस्म का मंसूबा बनाया है। सिपाही जब जिंदान में पहुंचे तो उस्मान साहब जिंदान में नहीं थे, लेकिन अलाउद्दीन तुम फिक्र ना करो, हम सरदार और बाला खातून को ढूंढ लेंगे। फिर शेख अदब अली सबको बैठने के लिए कहता है और कहते हैं कि मेरे शहजादों, आपकी अम्मा और बाबा को मुनाफिकीन ने एक मकसद के लिए कैद किया है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के मकसद के लिए तकलीफ उठाने वाली माएँ और एक बहादुर बाबा आप मिले हैं। इस पर कुरान कहता है कि शेख दादा वो हमसे हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन हम हमेशा ही अवाम की फिक्र के लिए अपने दिल का दर्द भूल जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है मेरे शेख। इस पर अलाउद्दीन कहता है कि फातिमा मुझसे पूछ रही थी लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। मैं तो बड़ा हूँ, मुझे तो इसकी आदत है, लेकिन हलीमा बहुत छोटी है, उसको अभी भी मेरी एक माँ की ज़रूरत है मेरे शेख। दोस्तों अब यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको कुछ अलग वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।